बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर जी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं E9 वीज़ा के मुतालिक कि E9 वीज़ा जो है वो कैसे मिलता है, उसको आपने कैसे अप्लाई करना होता है। बहुत सारे जो लोग हैं सर कॉल करके सर ये कि जिन लोगों को पता है उनको तो ये सारे प्रोसेस का पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी इस प्रोसेस का नहीं पता कि ये जो साउथ कोरिया के लिए जो वर्क परमिट है, जो E9 वीज़ा है, वो कैसे मिलता है। अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर ये कोई एजेंटों के जरिए मिलता है या कोई इसका ओवरसीज के थ्रू ये कैसे जाते हैं। तो इसके बारे में भी मैं सारी डिटेल बताऊंगा आपको, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहां पे जिन लोगों का डाटा कोरिया में चला जाता है, वहां से कंपनी ओनर उसको कैसे सिलेक्ट करती है किसी भी जो वर्कर को। फिर उसका फर्दर अगला वाला प्रोसेस भी मैं सारा बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। जो E9 वीजे में इंटरेस्टेड है तो वो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा जी। तो जो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस वीजे के प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम कि ये E9 वीजा कैसे मिलता है और इसका प्रोसेस क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो हर साल E9 वीजे के लिए जो है वो पाकिस्तान में एक बेल्टिंग होती है, कुरंदाजी होती है थ्रू ओवरसीज। हर साल तकरीबन फरवरी में जिसकी जो कुरंदाजी के लिए जो शेड्यूल जारी हो जाता है, तो उसमें कोई भी पाकिस्तानी जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 39 साल तक हो, वो मेडिकली फिट हो, यानी हेपेटाइटिस ना हो या और कोई डिजीज ना हो या फिजिकली वो कोई और डिसेबिलिटी ना हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो लोग इसमें अप्लाई, उसमें फिर उसके बाद होती है जो भी अप्लाई कर लेते हैं, जब अप्लाई करने के बाद एक बेल्टिंग होती है, कुरंदाजी होती है, उसमें से जिन लोगों के नाम आते हैं फिर देन वो आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं टेस्ट के लिए, जिसे EPS टॉपिक कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज। तो उसके लिए क्लासेस जो है वो लैंग्वेज जरूरी है, आपको कोरियन लैंग्वेज आती हो तब भी वो आप टेस्ट पास कर सकेंगे। तो वो मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, उसमें लिसनिंग और रीडिंग की ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम होता है। कंप्यूटर पे ये टेस्ट लिया जाता है, 20 क्वेश्चन लिसनिंग के होते हैं और 20 ही क्वेश्चन रीडिंग के होते हैं। तो आपने जो है वो सुनकर क्लिक करना होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, और इसी तरह आपने पढ़कर क्लिक करना होता है। तो इसका जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं जी 110, यानी कि तकरीबन 55% बनते हैं, यानी 110 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। फिर देन फर्दर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की है उसके फिर आगे जो मेरिट बनता है वो ऊपर भी जा सकता है। इसी तरह बाकी कैटेगरीज की जो पासिंग मार्क्स हैं वो 80 हैं, यानी 40%। तो जो मेरिट बनता है वो इसी तरह ऊपर भी जा सकता है, मेरिट ऊपर भी चला जाता है। तो ये जब उसमें टेस्ट में जब आप पास कर जाते हैं, फिर आपका उसके बाद एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का उसमें आपका इंटरव्यू होता है, जो इतना मुश्किल नहीं होता। आप उसको प्रॉपर आपकी तैयारी करें, अगर 2 वीक्स की, तो आप उसको 100% क्लियर कर सकते हैं। जब आपका स्किल टेस्ट हो जाता है, स्किल टेस्ट में इंटरव्यू होता है और कुछ गेम्स होती हैं जो पजल टाइप होती हैं, उनको आपने करना होता है। जब वो आप स्किल टेस्ट में पास कर जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका हेपेटाइटिस नहीं होना चाहिए, आपका उसके अलावा आपको मेडिकली यानी कि फिजिकली आप पूरे फिट होने चाहिए। तो आप उसमें जो है फर्दर कोई SGPT या वो कोई हाई नीचे तो आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन ये वाली जो वायरल डिजीज है ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मेडिकल जब आप पास कर जाते हैं, फिर आप ओवरसीज के ऑफिस में जाते हैं। ओवरसीज का ऑफिस लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है और पेशावर में भी है। तो आप वहां पे जाकर अपना जॉब सीकर रोस्टर फिल करते हैं, जिसपे वो मुकम्मल जो रिकॉर्ड जो आपने नंबर लिए होते हैं, जो मेडिकल होता है वो साथ लगता है, पासपोर्ट आपकी कलर्ड कॉपी लगती है, उसके अलावा आपकी तस्वीर लगती है। ये वहां पे आप सबमिट कर, आप उसको फिल करके फार्म को आप सबमिट करवा देते हैं ओवरसीज के ऑफिस में किसी में भी। उसके बाद ओवरसीज जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स कोरिया भेज देता है HRD को। जब वहां पे HRD वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है, उसको परखता है, फिर उसके बाद आप अगर वो डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला ना हो तो फिर वो फर्दर आपको जो है ना वो आगे मंजूरी हो जाती है, यानी आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपके डेट जो है ना वो शो होना शुरू हो जाती है, आप कोरिया में जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। तो फिर ये वाला जो प्रोसेस है, यहां तक
ये बेसिक प्रोसेस है। जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर कोई भी कोरियन कंपनी आपको सिलेक्ट कर सकती है। उसमें आप जिस कैटेगरीज में आपको उस कैटेगरी, फर्ज करें मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी कैटेगरी आपको, कोई भी कंपनी आपको सिलेक्ट कर सकती है। इस तरह फिशिंग में, लाइव स्टॉक में, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और इसमें अगर कोई कैटेगरी है तो फिर साफ ज़ाहिर है उसी कैटेगरी की जो आप कंपनी होगी वो आपको सिलेक्ट करेगी। तो इसके बाद अच्छा, अब ये यहां तक तो ये प्रोसेस है। इसके बाद अगला प्रोसेस, जो लड़के जहां पे चले जाते, जो रोस्टर चले जाते हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि सर वहां पर जो कोरियन जो कंपनी है वो कैसे सिलेक्ट करती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो भाईजान उसका क्राइटेरिया कोई ये वाला हमारा जो कंसेप्ट बना है कि शायद कोई कंपनी ओनर कोई अपनी रिक्वेस्ट, कोई अपनी दरखास्त लेकर जाता होगा ऑफिस में, वहां से वो फिर उनको रिक्वेस्ट करता होगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स देते होंगे। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो ऑफिस में बैठे ही उनको जो है ना वो ईमेल करते हैं, वहां पे जो अपना रिक्वायरमेंट, वो अपने पूरा एक फार्म होता है उसमें जो है रिक्वायरमेंट अपनी फिल करते हैं कि मुझे इतना, इतनी एज से इतनी एज तक बंदा चाहिए, इतना उसका वेट और इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है उसके मार्क्स वो देखता है। मार्क्स भी वो बात का, अगर कोई अच्छी कोई सीएनसी वाली जो इस तरह की कंपनी जिसमें आपको आईक्यू लेवल आपका हाई हो तो वो लिखकर जो है ना वो आगे सेंड कर देता है, एज वगैरह सेंड कर दे, लिखकर जो है ना वो भेज देता है। तो फिर उसके हिसाब से वहां पे जैसे ही वो वहां के जो मेन सर्वर है एचआरडी के पे डाटा जाता है तो वहां से फिर उस क्राइटेरिया को मैच करके एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही बंदों को वहां से ऑटोमेटिकली उसको सेंड कर दिए जाते हैं। अगर फर्ज करें उसको एक बंदा रिक्वायर है तो वो 4 बंदों का डाटा सेंड कर देंगे। तो उन 4 में से अब ये होता है कि अब ये हो रहा है कि 4 का डाटा, हर बंदे की वहां पे प्रोफाइल बनी है, उस प्रोफाइल के साथ जो आप स्किल टेस्ट में इंटरव्यू देते हैं वो इंटरव्यू का वीडियो भी साथ लगी होती है। तो वो जो ऑनर होता है वो उस इंटरव्यू को देखता है, उसकी शख्स की बॉडी लैंग्वेज देखता है, उसकी पूरी लुक देखता है, उसकी लैंग्वेज देखता है। फिर उस हिसाब से बंदा उसको पसंद आ जाता है तो वो उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेता है। उसका मोस्टली ये होता है कि यार लैंग्वेज इस बंदे की अच्छी है, जवान है, जो है वो, उसके अलावा इसमें देखता है कॉन्फिडेंस है, बहुत सारी चीजें, हर कंपनी की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो है ऑनर है वो देखता है, फिर उसमें से जो है सिलेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो सिलेक्ट करता है वो डाटा जो है वो बंदा जो है ना वो उसका ओके करके वो आगे एचआरडी को फॉरवर्ड कर देता है। फिर एचआरडी मजीद फर्दर उस पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है वो आपको फिर करके फाइनलाइज करके ओवरसीज को भेज देता है और आपकी आईडी पे भी शो होना शुरू हो जाता है कि ये आपको सिलेक्ट कर लिया गया फलां कंपनी ने। तो सिंपल ये इसका प्रोसेस है। तो उसके बाद जब पाकिस्तान में वो आ जाता है, जैसे ही वहां से आप पाकिस्तान में वो डाटा आ जाता है, आपको भी वो शो होना शुरू हो जाता है अपनी उस पे आईडी पे। तो आप फिर उसके बाद कॉल, जहां पे वो ओवरसीज वाले जो है वो आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं कि फलां बजे वाला कॉल। तो फिर कॉल, जैसे ही कॉल आती है फिर वो आपने अपने जो उसकी जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी फीस होती हैं वो आपने सबमिट करवानी होती हैं। उसके बाद आपको 10 दिन के लिए एक ट्रेनिंग का टाइम दिया जाता है। तो 10 दिन ओवरसीज में होती है, वो ट्रेनिंग आपने लेनी होती है। उस ट्रेनिंग के बाद जब वो ट्रेनिंग आप ले लेते हैं उसके बाद आपको जो शेड्यूल दे दिया जाता है आपकी फ्लाइट का, तो फिर आप फर्दर तो जो है वो तैयारी करते हैं और कोरिया जो है वो चले जाते हैं। फिर वहां पे जब आप जाते हैं कोरिया में तो वहां पे भी 3 दिन यानी 2 रातें, 3 दिन और 2 रातें, मतलब वहां पे भी एक सेशन होता है। जैसे एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट कंपनी ऑर्डर नहीं लेके जाता, वहां से आप जो है ना वो एक ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं। आप ट्रेनिंग सेंटर में आपको 3 दिन ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वहां से जो है कंपनी ओनर आपको साथ ले जाता है। वहां पे आपका जो आपका बैंक अकाउंट जो है वो भी ओपन किया जाता है। उसके अलावा अपने बाकी इंश्योरेंस वगैरह का जो प्रोसेस है वो भी वहीं पे किया जाता है। तो वो सारा उस करने के बाद आप जो है वो चले जाते हैं, अब कंपनी ओनर आपको ले जाता है। फिर आप कंपनी जैसे ही जाते हैं वहां पे आप कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका वो मैक्सिमम जो पीरियड होता है जो है वो 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसमें वो आपका कार्ड जो है वो आईडी कार्ड, जिसे एलियन कार्ड्स कहते हैं वहां पे, तो वो बनाया जाता है। वो कुछ कंपनी ओनर जो है ना वो जल्दी बना लेते हैं, विद इन अ मंथ बना लेते हैं, कुछ 2 महीनों में, कुछ 3, तो मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर वो आपको बना के दे देते हैं। तो जब आप वो बन जाएगा तो फिर आप जो है वो आजाद हैं। फिर आप जो है ना वो एक समझ लें कि सेमी सिटीजन हो गए हैं। आपको बहुत सारी कोरिया की जो फैसिलिटी हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाती हैं।
तो ये वाला जो इसका उम्मीद है आपको ये मेरी सारा जो मैंने आपको इसमें तरीका बताया है आपको इसकी समझ आ गई होगी। वो लोग भी जो लोग इसमें E9 के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते थे उनको भी समझ आ गई होगी, और वो लोग जो वहां पे कोरिया में जिनका डाटा जा चुका है वो उनको भी पता चल गया होगा कि कैसे प्रोसेस ये चलता है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।